मेरी एडमिशन सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई। मेरे लिए पढ़ाई बहुत बोरिंग थी क्योंकि वो काफ़ी आसान थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने अपने फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट बना दी। मैंने सभी एग्ज़ाम्स के लिए डिजिटल आंसर ऑर्गेनाइज़ करवाए और सभी लेक्चर्स के डिजिटलाइज़्ड वर्ज़न बना दिए। उस समय ये एक काफ़ी यूनिक बात थी। तुम्हें याद दिला दूँ, ये 25 साल पहले की बात है। मैंने एक वेबसाइट तैयार की जहाँ मैं ये सारे मटेरियल्स पब्लिश कर देता था। जल्द ही वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। मैंने वहाँ एक डिस्कशन फोरम बना दिया। कुछ सालों में मैंने यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सपैंड कर दिया और फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी। हमारे पास हज़ारों यूज़र्स थे, एक स्टूडेंट्स पोर्टल के तौर पर भी। वहाँ पर हमारे पास हर तरह के सोशल फीचर्स थे, जैसे फ्रेंड्स लिस्ट, फ़ोटो एल्बम, प्रोफ़ाइल, ब्लॉग, सब कुछ था। ये काफ़ी सफल था। और जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, तब मेरे स्कूल के एक एक्स क्लासमेट ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। जब उसने सेंट पीटर्सबर्ग के मेन बिज़नेस न्यूज़पेपर में मेरे सक्सेस के बारे में पढ़ा था, उसने मुझसे पूछा, "क्या तुम रशियन फ़ेसबुक बनाने की कोशिश कर रहे हो?" मैंने कहा, "पता नहीं, फ़ेसबुक क्या है?" तो फिर हम मिले। वो 2 साल पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। उसने मुझे फ़ेसबुक दिखाया। मैंने सोचा, मेरे पास तो ये सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन-कौन से एलिमेंट्स को हटाना चाहिए, ताकि मैं इसे स्केल कर सकूँ और मिलियंस यूज़र्स ला सकूँ। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन कभी-कभी आगे बढ़ने और ज़्यादा सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी, फीचर्स हटाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि सिंप्लीफाई करना ताकि स्केलिंग भी हो सके और यूज़र बेस भी ग्रो होता रहे जिससे लोग उसे आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। हाँ, नहीं तो नए यूज़र्स के लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्जिस्टिंग यूज़र्स तो खुश रहेंगे, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और तुम्हें और फीचर्स ऐड करने के लिए कहेंगे, जिससे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएँगी। तो आसानी से ट्रैक खो बैठते हो और डिसओरिएंट हो जाते हो, अगर सिर्फ़ एक्जिस्टिंग यूज़र्स के फीडबैक पर भरोसा करते हो। यही सोचकर मैंने एक वेबसाइट शुरू की, जिसका नाम वी कोनताकते या वी के है। रशियन में इसका मतलब इन टच होता है। शुरू-शुरू में मेरी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं उसी साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और मैं यूनिवर्सिटी के अपने एक्स क्लासमेट्स और बाकी स्टूडेंट्स से टच में रहना चाहता था। हाँ, एक 20 बरस के लड़के के नाते मैं नए लोगों से मिलना चाहता था, खासकर खूबसूरत लड़कियों से। बस यही सोचकर मैंने इसे बनाना शुरू किया। इसके लिए मेरी सोच ये थी कि मैं किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या मॉड्यूल का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा एफ़िशिएंट बनाना चाहता हूँ। मैं कोडिंग का एकदम दीवाना-सा हो गया था। लेकिन फिर तुम इतनी बड़ी चीज़ कैसे शुरू करते हो? मुझे पहले से ऐसी स्केल का कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, जिसमें सब कुछ शामिल हो। पहले तो मैं कुछ एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस यूज़ कर लेता था, लेकिन यहाँ मुझे सब कुछ एक नए सिरे से बनाना था, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उस समय जर्मनी की मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी में वो एक पोस्ट डॉक स्टूडेंट था, तो मैंने उससे पूछा, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? और उसने मुझसे कहा, बस यूज़र्स को ऑथराइज़ करने वाला एक मॉड्यूल बना लो, बस लॉगिन के लिए, हाँ, साइन अप के लिए भी नहीं, बस लॉगिन के लिए। क्योंकि वहाँ डेटाबेस को क्रेडेंशियल, ईमेल और पासवर्ड के साथ प्री-पॉपुलेट किया जा सकता है। बस इतना ही। लेकिन जैसे ही तुम अपना पासवर्ड और ईमेल
डालकर लॉगिन करोगे और वहाँ तुम्हारे नाम के साथ हेलो वाला मैसेज दिखाई देगा। तब तुम्हें साफ-साफ समझ आ जाएगा कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। हाँ, ये तो 16 आने सच है। ज़िंदगी में आज तक इतनी अच्छी सलाह मुझे शायद ही मिली हो और इससे मेरा काम बन गया। मैंने उसे बिल्ड करना शुरू किया और देखते ही देखते उस वेबसाइट पर फ़ोटो एल्बम्स, प्राइवेट मैसेजेस सब कुछ तैयार था। उस समय वीके की गेस्ट बुक को हम वॉल कहा करते थे। शुरू-शुरू में फ़ेसबुक पर भी उसे वॉल ही कहते थे। उस समय हमने फ़ेसबुक से भी कहीं ज़्यादा फ़ीचर्स वाली उससे कहीं ज़्यादा सोफ़िस्टिकेटेड चीज़ बना डाली थी। तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, हमें कैसे भी करके सभी रशियन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और उनके डिपार्टमेंट्स और सब डिविजन्स का डेटाबेस तैयार करना है। उसने बहुत मेहनत करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन सोर्स किया और कभी-कभी तो यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करके भी पूछ लिया कि हम जानना चाहते हैं कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। उसने रशिया और फिर यूक्रेन के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से भी कॉन्टैक्ट किया। पहले रूस में, फिर यूक्रेन में और बाद में बेलारूस, कज़ाकिस्तान और उन दूसरे देशों में, जहाँ वीके सबसे बड़ा और पॉपुलर सोशल नेटवर्क बन गया। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से हमने एक से बढ़कर एक यूनिक चीज़ की और लगभग पहले पूरे 1 साल के लिए मैं उस कंपनी का इकलौता एम्प्लॉयी था। मैं बैकएंड इंजीनियर भी था, फ्रंट एंड इंजीनियर भी था और डिज़ाइनर भी, कस्टमर सपोर्ट ऑफ़िसर भी मैं ही था। मार्केटिंग का काम भी मैं ही सँभालता था और सारी वर्डिंग और अनाउंसमेंट्स के आइडियाज़ भी मेरे ही होते थे। वीके की प्रमोशन के लिए हम कॉम्पिटिशन्स लॉन्च करते थे और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। वो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था और वहाँ से मुझे एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म के हर पहलू की नॉलेज मिली। इससे पता चलता है कि एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं टेलीग्राम का एक एफ़िशिएंट प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर बन पाया हूँ, क्योंकि डेडलाइन्स के मामले में मैं अपने टीम मेंबर्स के लिए बहुत ही एम्बिशियस डेडलाइन रखता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि ओह! मुझे इसे करने में 3 हफ़्ते चाहिए, तो मैं कहता हूँ, वीके का पहला वर्ज़न बनाने में मुझे सिर्फ़ 2 हफ़्ते लगे थे, तो तुम्हें 3 हफ़्ते क्यों चाहिए? इस काम में तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ही लगने चाहिए, तो ये 3 हफ़्ते का क्या हिसाब है? उन 3 दिनों को छोड़कर बाकी के 17-18 दिन तुम क्या करोगे? और टीम को पता है कि मैं कैसा हूँ और यही वजह है कि टेलीग्राम पर हम हर महीने बहुत अच्छी पेस से इनोवेशन कर पाते हैं। मेरी टीम कई मज़ेदार फीचर्स पे काम कर रही है। एक छोटे से टाइम फ्रेम में बड़े-बड़े रिज़ल्ट हासिल करके दिखाने के मामले में इंडस्ट्री में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कीमती था